अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, आज हमारा लास्ट टॉपिक है। हम दो टॉपिक आज के इस लेक्चर में देखेंगे, एक विस्कोसिटी और दूसरा वेपर प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी से। तो विस्कोसिटी है क्या? विस्कोसिटी है लिक्विड की प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। अब ये प्रॉपर्टी किसके साथ लिंक्ड हुई होती है? तो चले एक पॉइंट ये हो गया कि ये है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, मतलब विस्कोसिटी गैसियस और सॉलिड्स में हम नहीं बोल सकते। दूसरी बात, ये किसके साथ लिंक्ड होती है? तो ये लिंक्ड विद इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी इंटर मालिक्यूलर आएगा आप ये समझ लेंगे कि ये दो कोई मालिक्यूल है, मान लो चार हैं, तो इनके बीच में, जैसे इन दोनों के बीच, 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 इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगी, दैट फोर्स इज नोन एज इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इनमें भी कुछ मालिक्यूल्स का ही किस्सा होगा सरफेस टेंशन की तरह। ठीक है, अब इसको हम डिफाइंड कैसे करते हैं? तो अगर इसको डेफिनेशन देखेंगे, डिफाइन करेंगे, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है लिक्विड का उसके फ्लो की तरफ। क्या बोला मैंने? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ लिक्विड। अब टू इट्स फ्लो, अब आप यहाँ पे ये वो चीज़ नहीं देखेंगे कि वाटर प्रूफ है या वाटर रेजिस्टेंट है, नहीं, यहाँ पर है रुकावट, है ना। तो इंटरनल मतलब जो मालिक्यूल्स का, जो लिक्विड के मालिक्यूल्स का रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो लिक्विड के मालिक्यूल की रुकावट होगी उसके फ्लो की तरफ, उसी को बोला जाएगा। मतलब जो कोई लिक्विड बह रहा है तो कुछ एक ऐसा मतलब अंदरूनी कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसी रुकावट होगी जो उसको फ्लो होने से थोड़ा रोकेगी, तो उसी को बोला जाता है विस्कोसिटी। ठीक है, अब हम विस्कोसिटी को समझते हैं एक एग्जांपल लेके। ठीक है, मान ले एक पाइप है और उसमें वाटर फ्लो कर रहा है और वो डिफरेंट लेयर में फ़्लो करेगा। अब आप सोचेंगे कि भाई लेयर्स में कैसे फ़्लो करेगा? तो लिक्विड्स में होती हैं, जैसे एक नीचे वाली लेयर होगी, ऊपर वाली, उसके ऊपर वाली, उसके ऊपर वाली, तो कहीं ना कहीं ये लेयर्स में फ़्लो करता है, जो हमें हम लोग मतलब इतने अच्छे से देख नहीं सकते, हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, सोच सकते हैं। तो मान लो दिस इज़ लेयर नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। अब लिक्विड जो है वो डिफरेंट लेयर में फ़्लो करता है। क्यों? ताकि जो ज़ीरो विस्कोसिटी हो, ज़ीरो विस्कोसिटी, ताकि जो लिक्विड के फ़्लो में जो विस्कोसिटी है, जो रेजिस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंट, वो बिल्कुल भी ना हो फ्रिक्शन की वजह से। अब जो नेक्स्ट लेयर है ना, ये क्या करेगी? जैसे ये लेयर 3 है, लेयर 2 है, लेयर 1 है, तो जो लेयर 1 है, जैसे लेयर 2 है, तो ये जो एडजेसेंट होता है साथ में, मतलब साथ वाली, पड़ोस वाली, बगल वाली, बिल्कुल जो साथ में है। अब जो एडजेसेंट लेयर है वो भी एक रेजिस्टेंस शो करेगी इस लेयर के फ़्लो को, और जो सेकंड जो एडजेसेंट लेयर है, ये वाली, मतलब जो नेक्स्ट एडजेसेंट लेयर है, वो भी इस लिक्विड के फ़्लो को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि ये कुछ, मतलब जैसे ये डिफरेंट लेयर हैं, ये क्या करती है? रुकावट करती है लिक्विड के फ़्लो में। ठीक है, अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लिक्विड का, इसी को क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो डिफरेंट लेयर्स में फ़्लो करता है, और हर जो एडजेसेंट लेयर है, जो सक्सेसिव लेयर है, वो एक रेजिस्टेंस, तो जो एडजेसेंट लेयर्स हैं वो क्या करती हैं, जो सक्सेसिव लेयर्स हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स देखते हैं जो विस्कोसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए फैक्टर्स
अफेक्टिंग विस्कोसिटी, तो इसमें हम दो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज़ नेचर, मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनका नेचर कैसा होगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होंगी या फिर वीक होंगी। एंड ऑन नंबर टू देयर इज़ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर से क्या अफेक्ट होगा, इन विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग होंगी, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग होंगी, तब क्या होगा कि वो जो लिक्विड होगा ना वो विस्कस होगा। और अगर वो ज़्यादा विस्कस होगा, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, जैसे ऑयल वगैरह होते हैं ना, अगर पानी को आप स्पिल करते हो फ्लोर पे तो वो जल्दी फ्लो करने शुरू हो जाता है, वहीं अगर आप ऑयल के ड्रॉप्स स्पिल करते हो, गिराते हो, तो वो धीरे धीरे फ्लो करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर लिक्विड, जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो लिक्विड होगा वो ज़्यादा विस्कस होगा। और जब वो विस्कस होगा तो जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, लेसर होगा। लेसर विल बी द फ्लो, ठीक है। और वहीं अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच वीक होंगी, तो वीक होंगी तो मतलब फिर क्या होगा, वो लेस विस्कस होगा। और लेस विस्कस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसका जो फ्लो होगा दैट विल बी मोर ईजियर। समझ आ गई। तो अब आपने देख लिया कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगा, उतना वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा लिक्विड के फ्लो को। और जितनी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी आसानी से वो लिक्विड फ्लो कर पाएगा और उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी। समझ आ गई। चलिए अब देखते हैं सेकंड फैक्टर विच इज़ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ करती है जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैंने जस्ट आपको बोला कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो ज़्यादा उसमें उसकी ज़्यादा विस्कोसिटी होगा, वो ज़्यादा विस्कस होगा, वो उतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो बच्चा जी जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आग लगा दी, तब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा दिया तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं अब ये टेम्परेचर जाके उनको तोड़ेगा। और जैसे ही मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, थर्मल एनर्जी गेन कर देंगे, मतलब हीट से जो एनर्जी आती है उसको बोला जाता है थर्मल एनर्जी, वही होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो थर्मल एनर्जी मतलब बढ़ गई, तो अब मॉलिक्यूल्स की जो घूमने फिरने की एनर्जी होती है उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमने लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी, जल्दी जल्दी फ्लो करने लग जाएंगे। तो इस तरह हम ये बात बोल सकते हैं कि जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर डिक्रीज़ होती है। समझ आ गई। चलिए ये टॉपिक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जो लास्ट टॉपिक है हमारा बचा हुआ, वेपर प्रेशर, उसकी तरफ। वेपर प्रेशर नाम से ही इंडिकेट होगा, वेपर होते हैं भाप, ठीक है। जैसे पानी बॉईल करता है ना तो ऊपर जो धुआं धुआं उड़ता है डेट इज़ वेपर, और वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो प्रेशर। मान लो मेरे पास एक बीकर है, आई हैव
क्लोज कंटेनर है, लिड लगी हुई है, ढका हुआ ऊपर से। बीकर तो बहुत ख़तरनाक बन गया है। अब देखें आप, इसमें मैंने वाटर डाला हुआ है, पानी, और लिड लगा दी। तो फिर मैं इसको हीट करने लग गई, आग लगा दी, तो कुछ वेपर्स बनेंगे। ठीक है, अब वेपर्स क्या करेंगे, इस लिक्विड की सरफेस पर कुछ दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। ठीक है, तो अब देखो इक्विलिब्रियम पे, मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए। इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब जितने पानी के मॉलिक्यूल्स बॉयल होके वेपर्स बनाएंगे, उतने वेपर्स बाद में ठंडे होके पानी बनाएंगे। ये होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे ये साइन होता है इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करने का। मैंने ऐसे कर दिया, आप याद रखें, आप तो पूरा इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं। रेट ऑफ एवेपोरेशन, एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जो पानी आपका बॉयल होता है ना, जो चाय बनाने के लिए रखते हो, तो वो अब एवेपोरेट हो रहा होता है। ठीक है, इज़ इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आपने देखा होगा, जब भी किसी पैन से आप, चाय वाले पैन से जो लिड, जो कवर रखा होता है, वो उठाते हो तो उसके नीचे पानी के ड्रॉप्स लगे होते हैं, वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, चलो अब वेपर प्रेशर को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, वो प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वेपर के द्वारा, क्लोज कंटेनर, दिस इज़ द लिक्विड एंड दिस इज़ द वेपर, जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो यहाँ इस सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे कुछ दबाव डालेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आग लगाते रहे आप, तो किसी हीट देते रहे तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब वो टेम्परेचर कितना होगा, कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर। ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जब रेट ऑफ एवेपोरेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, तब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर लिक्विड की सरफेस पर, उसी को बोला जाता है वेपर प्रेशर। आई होप दिस विल बी अंडरस्टूड टू यू। चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखो, फैक्टर में हमारे पास 3 फैक्टर हैं। नंबर 1 इज़ नेचर ऑफ लिक्विड, हम लिखेंगे कम, समझेंगे ज़्यादा। नंबर 2 टेम्परेचर। नंबर 3 एडिशन ऑफ सैल्यूट। ठीक है, चलो एक एक को करके हम एक एक को लेके चलते हैं। नंबर 1 इज़ द नेचर ऑफ लिक्विड। तो देखो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तब क्या होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा। ठीक है, कैसे, देखो ये लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक दूसरे को जकड़ के पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो तब ये कम जो है ये वेपर्स बनाएंगे, है ना, क्योंकि जितना हल्का फुल्का होगा ना उतना जल्दी वो वेपर्स बना लेगा। तो जितना अगर स्ट्रॉन्गली हेल्ड होगा ना फोर्सेस से तो वो वेपर्स जल्दी नहीं बनाएगा। समझ आई? तो अगर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे। तो अब जब वेपर्स ही कम बने तो सरफेस पर वेपर प्रेशर कितना लगेगा, कम ही लगेगा ना, क्योंकि जो लिक्विड प्रोड्यूस कर रहा है वेपर वो भी तो कम कर रहा है। फॉर एग्जांपल वाटर H2S, ठीक है। अब वाटर के केस में आप देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेंट वी शेप या एंगुलर। ऐसे डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम दिखाते हैं, ठीक है। एक वाटर का मॉलिक्यूल ये, एक
इसी तरह आगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। देखो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, ये क्लोज्ड बीकर है, मैंने टेम्परेचर भी दे रही हूँ, लेकिन इनके बीच लिक्विड के बीच जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वेपर्स भी कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बनेंगे तो सरफेस पे प्रेशर भी कम अप्लाई होगा, ठीक है। अगर फोर्सेस वीक होंगी, है ना, तो ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे और सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर, जो वेपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा, लगेगा, ठीक है। अब इनमें एग्जांपल जो है ये स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले में वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड है, और वीक इन फोर्सेस वाले में जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और बेंजीन C6H6, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब दूसरा जो हमारे पास है पॉइंट, दैट इज़ टेम्परेचर। तो बच्चा ये तो अब आप खुद भी सोच सकते हो कि भाई जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, आप गैस तेज़ करते हो ना, तो जैसे ही गैस तेज़ करोगे तो पानी जल्दी उबलने लगता है, और जितना जल्दी उबलेगा उतने ज़्यादा वेपर्स बनते हैं ना, और उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड की सरफेस पर। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर्स कम बनेंगे। चलो ये भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरी चीज़, एडिशन ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या होता है, देखो मैंने आपको बोला बच्चा, चीनी लो मतलब शुगर लो, जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सुक्रोज बोला जाता है, प्लस पानी लो, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में H2O, ठीक है। दोनों आपने एक बीकर में मिलाए और आपके पास बन गया चीनी पानी, ऐसे कुछ है ना, चीनी घुल गई, डिज़ोल्व हो गई पानी के अंदर। इस चीज़ को बोला जाता है सॉल्यूशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पर चीनी ज़्यादा होगी कि पानी ज़्यादा होगा, आप घरेलू सोच लगाएं, घर पे क्या होता है, पानी ज़्यादा डालते हैं कि चीनी? अगर मतलब एक गिलास पानी लिया और 2 गिलास चीनी डालोगे क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो वाटर जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम होगा, और ये जो है ये मिनिमम होगा, कम होगा, है ना। अब जो ज़्यादा पार्ट होता है ना, या जो अब चीनी में पानी घुल रहा है या पानी में चीनी घुल रही है, पानी में चीनी घुल रही है, तो इसको जो चीज़ जिस चीज़ में कोई चीज़ घुलती है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, ठीक है, या जो ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट, और इसको जो कम होता है या जो घुलता है उसको बोला जाता है सल्यूट, ठीक है। और दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री की कथा है, केमिस्ट्री में बोला जाता है, ठीक है। तो ये सल्यूट जो है, नमक चीनी कुछ भी है ना, तो रेत वगैरह, तो ये जो सल्यूट है, अब एडिशन ऑफ सल्यूट हमारा तीसरा पॉइंट है, तो इसीलिए मैंने सल्यूट को ज़रूरी समझा कि इसको समझा दे पहले, एडिशन ऑफ सल्यूट। चलो अब सल्यूट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल पता कौन सा, जैसे आपके पास 2 बीकर हैं और दोनों में कोई लिक्विड है, जैसे पेट्रोल जो है ना, देखा होगा आपने, उड़ जाता है, तो उड़ मतलब जैसे आपने कुछ टाइम खोल के रखा और आपने देखा यार बॉटल तो आधी हो गई, तो इसका मतलब जो वेपर्स बन के उड़ जाते हैं उनको बोला जाता है वोलाटाइल, ठीक है। और जो जैसे आपने सरसों का तेल लिया और चाहे आप उसको सालों खोल के रखोगे वो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो वो है नॉन वोलाटाइल, जो उड़ता नहीं है ना, नॉन वोलाटाइल। अब चलिए देखते हैं सल्यूट की क्या कहानी है। तो मेरे पास 2 बीकर हैं, एक बीकर में सिर्फ मेरे पास क्या है, लिक्विड है, और दूसरा मेरे पास बीकर है जिसमें सॉल्यूशन है। अब आपको समझ आ गई होगी, पानी के अंदर चीनी गोली होगी या फिर नमक या फिर रेत, कुछ ऐसा कर दिया। दोनों के वेपर्स मैंने देखे हीट करके कि किस में ज़्यादा बन रहे हैं। तो मान लो इसके वेपर Pa हैं और इसके वेपर Ps हैं, सॉल्यूशन, और ये पेयर जो सॉल्वेंट है। तो मैंने देखा कि जो Pa है वो ज़्यादा बन रहे हैं Ps के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ जो सॉल्यूट है ना, जो यहाँ पर P जो डिक्रीज़ हुआ है, जो वेपर, हाँ सॉरी वेपर्स बन रहे हैं, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड की सरफेस पर वो Pa इसका है, Ps इसका है। तो देखा गया तो इसका ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है, इसका ज़्यादा लग रहा है प्रेशर यहाँ पर, और इसका कम लग रहा है। तो जैसे ही सल्यूट के पार्टिकल क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स। इंटरस्टिशियल साइड का मतलब क्या होगा, जैसे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना, ये
लगे हुए ये, या फिर आप घर पे बॉल रखते हो ना ऐसे, तो आप देखना कभी बीच में ना थोड़ी थोड़ी खाली जगह बच जाती है। इसको बोला जाता है खाली जगह को गैप या फिर इंटरस्टिशियल साइड केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आके सल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो आके यहाँ पर घुस जाते हैं बीच में इंटरस्टिशियल साइड्स पर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट, मतलब जो उड़ने वाला सल्यूट ना हो, उसको ऐड करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे, और इसी फिनोमिनन को बोला जाता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, पुरानी लिख रही में। जबकि अगर जो सल्यूट है वो वोलेटाइल है तो उसको आप प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो उसके वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आई रिपीट इट वंस अगेन। मेरे पास 2 बीकर हैं, ठीक है, एक इसमें भी पानी डाला मैंने आधा भरा, इसमें भी पानी डाला आधा भर दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें उठा के बेंजीन डाल दिया C6H6, पानी की तरह होता है, वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है। और ये जो है इसमें मैंने क्या डाल दिया, मान लो कुछ ऑयल, कुछ ऐसा सल्यूट डाल दिया जो नॉन वोलेटाइल हो, जो उड़ने वाला ना हो, मान लो सैंड डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर इसका वेपर प्रेशर जो है ये उड़ेगा, बेंजीन भी उड़ेगा और साथ में पानी के मालिक्यूल्स भी तो ज़्यादा बनेगा, है ना। और यहाँ पर ये रेत तो उड़ेगा नहीं, सिर्फ पानी के मालिक्यूल, तो ये कम बनेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताइए। ये सोल्यूशन थी, ये मान लो यहाँ पर अभी मान लो अगर कुछ भी नहीं डाला हो, कुछ भी नहीं डाला हो, बेंजीन अभी ना डाला हो, सिर्फ पानी ही अगर हो, तब भी इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेत के मालिक्यूल आके बीच में घुस गए तो कुछ मालिक्यूल्स को दबा देंगे, उनको उड़ने नहीं देंगे, वेपर्स नहीं बनने देंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, सारे वेपर्स बनेंगे। अगर दूसरी साइड ये एक प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ पानी है, और यहाँ पर पानी के साथ मैंने एक बेंजीन भी डाल दिया C6H6। अब यहाँ पर देखो सिर्फ पानी ही उड़ेगा, कुछ वेपर्स बनेंगे। यहाँ पर पानी के साथ बेंजीन भी उड़ेगा तो यहाँ पर ज़्यादा बन जाएंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, यहाँ पर थोड़ा कम लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, PS ग्रेटर देन PA। ठीक है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई कि जब वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे यहाँ पर, तो इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी के साथ बच्चा जी हमारा ये वाला टॉपिक भी यहाँ फिनिश होता है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या जब ग्रुप ओपन करते हैं तो क्वेरी सेशन में अपनी हर एक क्वेरी पूछ सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आपका ये यूनिट भी यहाँ पर हियर कम्स टू एन एंड ख़त्म होता है। और थैंक यू सो मच।